हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हमने सब पढ़ा था कि कैसे उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मल चार्जेस भी लग जाते हैं, किसी किसी में फॉर्मल चार्जेस भी होते हैं, जैसे ओजोन में होता है। तो इसको फॉर्मल चार्जेस को कैसे डिस्क्राइब करें वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मल चार्जेस हैं क्या। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो कभी भी हमें ये शो नहीं करता है कि उसका मॉलिक्यूल, उसका एक्चुअल शेप क्या है। जो मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअल शेप क्या है। अब जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक नेट चार्ज भी प्रेजेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब में हो, किसी किसी में प्रेजेंट होता है और किसी में नहीं होता है। अब ये जो फॉर्मल चार्ज होता है या ये जो नेट चार्ज होता है वो केवल पार्टिकल्स का पर्टिकुलर किसी आयन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होता है। इस नेट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, वो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम। जितने भी उसके आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, जितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट हम माइनस करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके हाफ हम माइनस करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो सबसे अच्छा सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ओजोन का, जो हम अभी देखते हैं। ओजोन यानी O3। ठीक है, ओजोन में इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है। अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में नॉन वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ये समझो कि आउटर शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं 6। क्लियर। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये यहाँ पे रख लेते हैं, इसको बॉन्डिंग का फॉर्मेशन के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर लेते हैं, तो ये तो बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें 2 और 2, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाता है प्लस चार्ज और यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज। सॉरी, 2 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बॉन्डिंग इस टाइप से होती है। इसके पास जो है प्लस चार्ज और इस पर होता है माइनस चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम इसका नंबरिंग देंगे, ये तो हो गया सेंट्रल वाले को 1, इसको 2 और इसको हमने नंबर दे दिया 3। अब ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा, अब हम कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कैसे आया। सबसे पहला फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन में हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 6 है, 6 मतलब माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। हम सिर्फ फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, फर्स्ट वाला इधर भी हम इसको फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड दे दो और इसको थर्ड दे दो। तो फर्स्ट वाले में टोटल आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जिसमें से इसने नॉन बॉन्डिंग केवल हमारे पास 1 पेयर बच रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ, और बॉन्डिंग में कितने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस ये 3, तो ये हो जाएगा +1। तो हमारे पास इस पर +1 चार्ज आ गया। ऐसे ही हम सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को देखें, सेकंड वाले ऑक्सीजन को देखें, तो सेकंड वाले ऑक्सीजन में भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास है 1 2 3 4 है माइनस 1/2, और बॉन्डिंग में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ तो शेयरिंग में भी दिख रहे हैं तो इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0। तो सेकंड वाले ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। थर्ड देखें, थर्ड ऑक्सीजन को हम देखें तो थर्ड ऑक्सीजन में वही 6 तो है ही हमारे, माइनस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें, माइनस 1/2 इंटू, और बॉन्डिंग में क्योंकि इसने जो गिवन दिए हैं वो हो रहे हैं तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 इक्वल्स टू -1। तो इसके पास चार्ज कितना आ गया, थर्ड वाले पे -1 चार्ज है, और यही इसका क्या है फॉर्मल चार्जेस है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। हालांकि द ऑक्टेट रूल इज़ अ यूजफुल एंड बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल, इट इज़ अ यूजफुल फॉर अ understanding the structure of organic compounds, and it applies for only for a second periodic elements, not for other elements. अब इसके 3 टाइप्स के एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। फर्स्ट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम के होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी लेस देन 8 होते हैं। तो हमारे पास ऑक्टेट रूल इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता है, स्पेशली वो कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट या फुलफिल नहीं करता है। स्पेशली वो एलिमेंट्स इसमें आते हैं या वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 होते हैं। अब जैसे हम ले लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम क्लोराइड में आउटर शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो और ये क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका ऑक्टेट ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे ही बेरिलियम हाइड्राइड को अपन देखें तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन से मिलकर इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे ही बोरोन ट्राइक्लोराइड को देखें तो बोरोन के आउटर शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से मिलके
कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसका भी ऑक्टेट से मतलब सेंट्रल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। स्पेशली ये वो एलिमेंट्स हैं या ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम का वैलेंस लेस देन 4 है। नेक्स्ट एक्सेप्शन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑड नंबर में होते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं या नॉट उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन के भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे नहीं आएगा। इस तरीक़ा से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। 2 3 4 और 3 7 2 4, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे ही हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टू यहाँ से कवर करेंगे, 2 यहाँ से, तो इनके बीच में तो कोवलेंट डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे तो आ गया माइनस चार्ज और यहाँ आ जाता है प्लस चार्ज, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। थर्ड इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब हम ऑक्टेट रूट फॉलो करते हैं वो हम सेकंड पीरियोडिक टेबल तक ही कर पाते हैं। थर्ड पीरियोडिक टेबल या उसके आगे की जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में जो पीरियड्स आती हैं उसमें हम इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होता है उसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोर देन 8 होते हैं। तो इस चीज़ को ये फॉलो नहीं कर पाते हैं और इसी को हम बोलते हैं द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल हम ले PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इसमें आप देखेंगे कि फॉस्फोरस जो है इसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही सल्फर हेक्साफ्लोराइड में भी 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एज यूजुअल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो सल्फ्यूरिक इसमें 12 है। ऐसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस में।
ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और वर्टिकली तो ये इसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर हम इसको लिटरली देखें तो फिर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें भी सल्फर के अराउंडिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारा ऑक्टेट रूल है, इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं कर पाता है। अब ये 3 लिमिटेशंस के अलावा और लिमिटेशंस भी हैं। जैसे फोर्थ है, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इंडियसनेस ऑफ अ नोबल गैसेस। मतलब ये नोबल गैसेस का क्या फॉर्म लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ नोबल गैसेस ऐसी भी होती हैं जो खुद क्लोरीन और फ्लोरीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे जिनोन फ्लोराइड, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, जिनोन डाइफ्लोराइड, क्रिप्टोडाइफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सोफ्लोराइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। दूसरा एक और फिफ्थ लिमिटेशन और है, द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब हम मॉलिक्यूल्स का शेप को नहीं बता सकते हैं। डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। प्लस हम इसकी स्टेबिलिटी के मॉलिक्यूल से जो कंपाउंड जो बन रहे हैं, ना तो हम उसकी एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, ना उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। सो वी कैन से ऑक्टेट रूल इज अ मोर इम्पॉर्टेंट रूल फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन, और दिस शोज अ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। बट फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने अभी अब पढ़ी ही हैं। फर्स्ट, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, स्पेशली वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर लेस देन 4 हैं। दूसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है, वो भी हमें ऑक्टेट रूल को प्रॉपर फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। थर्ड, ऑक्टेट रूल केवल सेकंड पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियोडिक से ही वर्क कर पाते हैं। थर्ड पीरियड से ये वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें ऑक्टेट रूल्स का फॉलो ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 हो जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा भी था, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसमें 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर हेक्साक्लोराइड में 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही H2SO4 में सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो ऑक्टेट रूल है वो इंडियसनेस ऑफ नोबल गैसेस पे डिपेंड होता है। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो नोबल गैस का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। प्लस ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नोबल गैसेस भी हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा, हम इसके द्वारा ऑक्टेट रूल से हम शेप का फॉर्मेशन या शेप किस टाइप का बन रहा है ये नहीं बता सकते हैं। प्लस हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी है, और उसमें कितनी एनर्जी, मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, ये कंपाउंड में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, ये भी हम शो ऑफ नहीं कर सकते। सो ऑक्टेट रूल इज़ गुड बट नॉट इज़ अ प्रॉपर। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम
आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा मॉडिफाइड ही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।